नमस्कार, मैं हूं राजकुमार पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज। वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम संवाद का, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं सरकार द्वारा दिए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज का। क्या ये पैकेज उन गरीब मजदूरों के लिए लाभकारी है? कितना मिलने वाला है इस पैकेज से? इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे और इस चर्चा में हमारे हैं मीडिया शिक्षक और समीक्षक अरुणेश द्विवेदी। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सवाल यही है कि सरकार द्वारा जो 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की गई है, जहां एक तरफ विपक्ष कहती है कि ये पैसे आएंगे कहां से, सवाल यही है। एक तरफ जहां सरकार अर्थव्यवस्था का हवाला देकर शराब की बिक्री के लिए इजाजत दे देती है, दूसरी तरफ पीएम केयर फंड का भी जिक्र आता है, तो फिर इस मामले में पैसे आएंगे कहां से? इस पैसों का रहस्य क्या है? देखिए, ऐसा है कि पैसों का रहस्य ही तो सबसे बड़ा रहस्य होता है, क्योंकि सरकार ने एक अच्छे पैकेज का ऐलान किया है और जो उसकी पैकेजिंग की है वो उससे भी ज़्यादा अच्छी है। पैकेजिंग का अर्थ यहाँ पर यह है कि हर एक जो है वर्ग के लोगों को खुश करने की कोशिश की गई है। और जो विपक्ष का सवाल है वो भी बेहद अहम है, क्योंकि ये बात सच है कि सरकार के खजाने पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। सरकार ने, आपको याद होगा, कुछ समय पहले ही रिजर्व बैंक से काफ़ी पैसा लिया था। इसके अलावा सरकार पर बहुत से कर्जों का भी बोझ है, तो सरकार अपने उन कर्जों का बोझ ही अदा नहीं कर पा रही है और ऊपर से एक नए पैकेज का ऐलान हुआ है। अब मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी सामान्य समझ है उसके अनुसार मैं आपको दो बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस तरह के पैकेज का इंतजार सबको था, इंडस्ट्री को भी था, मजदूर वर्ग के लोगों को भी था, देश के मध्य वर्ग के लोगों को भी था। तो पैकेज बहुत अच्छा है, बेहतरीन है और कोरोना के इस संकट के समय में इस तरह के पैकेज का ऐलान सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए और सरकार ने किया भी। ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन दूसरी बात यह है कि इस पैकेज में जितने भी वादे किए गए हैं, क्या वो वादे सरकार जमीनी स्तर पर पूरा कर पाएगी और कैसे कर पाएगी? क्योंकि देखिए, ऐसा है कि 20 लाख करोड़ का ये बेहतरीन पैकेज है, सबने इसका स्वागत किया है और हमें भी इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये देश की जीडीपी का लगभग 10% है। लेकिन सवाल वही है जो विपक्ष उठा रहा है कि सरकार के पास पैसे आएंगे कहां से। और दूसरी बात, जो सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लोगों को बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की सुविधा दी है, जिसमें कि गारंटर का काम सरकार स्वयं करेगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, कहीं ये लोन एनपीए में ना बदल जाए, उसके दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो दूसरी बात है कि इस पैकेज का हकीकत में जमीनी स्तर पर किस तरह से इसको लागू किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और बाकी जो पैकेजिंग की मैंने जिक्र किया था, आपके सवाल के जवाब जब दे रहा था, शुरुआत में ही मैंने कहा था कि इस पैकेजिंग बहुत अच्छी की गई है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की सुविधा दी जाएगी। यानी एक तरीके से जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग है हमारा और जो उद्योग है, उससे जुड़े हुए लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एमएसएमई सेक्टर को ये लोन 4 साल के लिए दिया जाएगा और पहले 12 महीने पर किसी तरह का मूलधन भी नहीं चुकाना है। ठीक है, इसी तरीके से 3 लाख करोड़ रुपए में से 20 करोड़ रुपए एनबीएफसी के लिए दिया गया है और इसके अलावा ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी बातें इस पैकेजिंग में कही गई हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज अपने आप में बहुत बड़ा पैकेज होता है, लेकिन हमें उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस पैकेज का सरकार ज़मीनी स्तर पर सही से इसका उपयोग करे, ताकि जो वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए लोग हों और ख़ासतौर पर हमारे जो मजदूर भाई हैं, जिनसे जुड़ी लगातार निगेटिव खबरें आ रही हैं, और उनको थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा आने वाले समय में कि क्या इस पैकेज का फायदा लोगों को मिलता है या नहीं। सर, लॉकडाउन को हुए 50 दिन से अधिक हो गए हैं, मगर मजदूरों का घर की ओर निकलना, पलायन अभी तक जारी है। लाखों मजदूर घर की ओर निकल रहे हैं, भूखमरी की स्थिति बढ़ गई है। इस पर इतने दिनों बावजूद भी सरकार खामोश है। सरकार की इन लोगों पर कोई योजना अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं पर
जो योजना अभी 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान हुआ है, उसकी जमीनी हकीकत क्या है और क्या अभी की स्थिति जो है, अभी जो मजदूरों की जरूरत है, अभी ये योजना उनकी जरूरत पूरी करती है? देखिए, ऐसा है कि सरकार खामोश तो नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकार मजदूरों के लिए कुछ कर नहीं रही है। हाँ, ये बात सच है कि जितना कर रही है वो बेहद कम है, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार ने कोशिश किया है कि श्रम शक्ति नाम से जो मजदूरों को ले जाने के लिए सरकार ने ट्रेनों की व्यवस्था की है। कई राज्य सरकारों ने बसों की व्यवस्था की है ताकि जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको जो है उसका लाभ मिले। लेकिन सवाल यही है कि इतने जो इंतज़ाम किए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं, पर्याप्त नहीं है वो इंतजाम। और शायद यही वजह है कि मजदूरों की से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में जो है एक मानवाधिकार आयोग ने भी एक संज्ञान लिया है एक मामले का, जिसमें एक माँ अपने बेटे को जो है ट्रॉली बैग पर लेटा करके लेके जा रही है। और मुझे लगता है ये बहुत हृदय विदारक दृश्य होते हैं, क्योंकि मजदूर भी इस देश के इंसान हैं, इस देश के नागरिक हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन ये बात आपकी सच है, क्योंकि अब हम लॉकडाउन 4 के सामने हैं। लॉकडाउन के बाद लागू हो जाएगा, बहुत सी रियायतें दी जाएंगी, लेकिन मजदूरों का पलायन तो लॉकडाउन 1 से हो रहा है। तो जब 50 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन 1 से ही, पहले लॉकडाउन से ही मजदूरों का पलायन शुरू हो गया था। मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही थी कि किस तरह से मजदूर पैदल जा रहे हैं अपने घरों की ओर। तो उसी समय सरकार को मजबूत कदम उठाने चाहिए। और दूसरी बात, मुझे लगता है इस मामले पे कहीं ना कहीं सियासत भी हो रही है, क्योंकि जैसे बंगाल की सरकार है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, या छत्तीसगढ़ की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, तो वहां पर अभी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह दावा किया था कि वो राज्य सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से भी उन राज्यों से जुड़े हुए जो मजदूर हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सवाल है कि सरकारें मजदूरों से जुड़े मुद्दे को लेकर इतना असंवेदनशील कैसे हो सकती हैं। बिल्कुल मजदूरों से जुड़े मुद्दों को लेकर के सियासत नहीं होनी चाहिए, मिलकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को काम करना चाहिए और मजदूरों के से जो उनको लाभ पहुंचाना चाहिए, ताकि किसी भी मजदूर की जान न जाए। उनको उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी हाल में ही एक घटनाएं और भी हो रही हैं, बल्कि वो दुर्घटना है। दुर्घटना इस तरीके से है कि औरैया में आपने देखा जिस तरह का हादसा हुआ है, बेचारे 24 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और वो सब गरीब तबके के मजदूर थे। एक DCM वैन की टक्कर हो गई एक ट्रक से। तो सवाल उठता है कि इस तरह की दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं, इनको भी सरकार नहीं रोक पा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो अगर इस देश का मजदूर जो है मौत के मुंह में जा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और उन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्या होगी? सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों को तुरंत राहत पहुंचानी जानी चाहिए। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि जो जिस राज्य से जुड़ा हुआ मजदूर है, जिस जिले का मजदूर है, वहां पर ही मजदूरों को रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। और यूपी की योगी सरकार ने ये वादा किया है कि अब राज्यों से, हमारे राज्य से जुड़े हुए जो मजदूर हैं, यूपी के जो मजदूर हैं और जिस जिले के वो निवासी हैं, उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये सिर्फ सियासी वादा होगा या हकीकत में, सच में जमीनी स्तर पर स्थानीय मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा? बिल्कुल सर, सवाल यही है कि जिस तरीके से अभी यूपी के औरैया में जो घटना हुई, प्रवासी मजदूरों में 24 लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद सरकार ने लाख लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही। मगर सवाल यही है कि एक तरफ सरकार जो कहती है कि हमें प्रवासी मजदूरों की चिंता है, वहीं पर मरने के बाद पैसे देने की बात करना, अगर वो पैसे को पहले दे देती सरकार तो शायद 24 की जगह 2400 को बचाया जा सकता था। तो क्या सरकार इस पर एक राजनीतिक खेल खेल रही है या वाकई में मदद करना चाहती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये सरकारों का तो बहुत पुराना रवैया है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की सरकार ऐसा करती रही है, और कांग्रेस की सरकार ने भी ऐसा किया है और ऐसा करना लाजमी भी है, क्योंकि जब किसी की इस तरह से दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उनको मुआवजे का जो मरहम है वो लगा दिया जाता है और बाद में उनको लाख 2 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे उनकी ज़िंदगी वापस आ जाएगी? क्या ऐसे मजदूर परिवार जो अपने घर में इकलौते कमाने वाले हैं, खाने वाले हैं, जिनके ऊपर अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी है, क्या वो लाख या 2 लाख रुपए से ज़िंदगी उनकी संवर जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन हाँ, उनको थोड़ा सा राहत ज़रूर मिलती है। सरकार को मुआवजे के बजाय इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि मजदूरों को मरने के लिए न छोड़ा जाए।
मजदूरों की सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए, मजदूरों के लिए रोजगार का इंतजाम करना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पर आपको एक और बताना चाहूँगा, जो कि बहुत इस बात को आपको ऑलरेडी जानकारी होगी कि हमारे देश की जो सरकार है ये एक वंदे भारत मिशन चला रही है, और इस मिशन के तहत भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए ये सबसे बड़ा मिशन है। और इसमें खाड़ी देश में जो हमारे भारतीय लोग रह रहे हैं उनको 29 विमानों से लगभग 5,000 भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। तो जरा आप समझिए कि हमारे ही देश के नागरिक जो विदेशों में फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए सरकार कितने बड़े स्तर पर एक मिशन मोड में काम करती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। सरकार का फर्ज बनता है कि विदेशों में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनकी जो है सकुशल वापसी कराई जाए, लेकिन सरकार की उतनी ही जिम्मेदारी अपने देश में रह रहे मजदूरों के प्रति भी तो बनती है। इसलिए सरकार को वंदे भारत मिशन के तहत घरेलू स्तर पर अपने देश के अंदर जो मजदूर भाई फंसे हुए हैं उनको सकुशल उनके घरों तक पहुंचाना जाना चाहिए, और साथ ही उनको पर्याप्त रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सर, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लोकल को बढ़ावा देने की बात कही है, तो वहीं पर आत्मनिर्भर बनने की भी लोगों से ये अपील की है, तो क्या प्रधानमंत्री का इशारा स्वदेशी की ओर था? और अगर था तो आने वाले समय में क्या भारत विदेशी कंपनियों का बहिष्कार कर देगा और उन सारी कंपनियों की प्रोडक्ट्स या उन प्रोडक्ट्स को भारत बनाएगा? इस संबोधन का जमीनी हकीकत क्या होगा? नहीं, सवाल तो बहुत ये लाजमी सवाल है, और मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि एक तरफ आप स्वदेशी की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप विदेशी कंपनियों को अपने देश में निमंत्रण देते हैं कि वो यहाँ पर आए, रोजगार लगाएं। और इसके लिए आप जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आप पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि कई सेक्टर्स में FDI में 100% निवेश की छूट इसी सरकार ने दी है। मीडिया सेक्टर में भी अगर मुझे याद आ रहा है शायद 70% या 75% जो है निवेश की छूट मीडिया सेक्टर में हमारे देश की सरकार ने दी है। इसके अलावा ऐसे बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हमारे देश की सरकार FDI में छूट दे रही है और विदेशी कंपनियों को बुला रही है। हाल ही में एक खबर यह भी आई थी कि चाइना में छोड़ करके कई कंपनियां हैं जो कि भारत में आना चाहती हैं। तो देखिए, ये बड़ा जटिल विषय है कि आप स्वदेशी अपनाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इससे सहमत हूं। आप बाबा रामदेव के बिजनेस को बढ़ाइए, अपने देश में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग कीजिए, मैं इससे सहमत हूं और ये अच्छी बात है। आत्मनिर्भर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश को स्वतंत्र हुए कितने साल हो गए? अब तक कितने सरकारें आई? कांग्रेस की सरकार रही। गरीबी हटाओ का नारा किस सरकार ने दिया था? और अभी तक हमारे देश में गरीबी तो नहीं हटी, बल्कि गरीब हटाए जा रहे हैं। कभी कुदरत के कहर द्वारा हटाए जा रहे हैं, तो कभी प्राकृतिक आपदा द्वारा हटाए जा रहे हैं, तो कभी दुर्घटनाओं में उनकी मौत हो जा रही है। तो सवाल है कि ये सिर्फ नारेबाजी तक ही सीमित क्यों रहता है? गरीबी हटाने के लिए हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं का भी एक कॉन्सेप्ट है, और वो योजनाएं जमीनी स्तर पर उतने अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पा रही हैं। हालांकि कई जगहों पर उसका जो है फायदा भी हुआ है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जब आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं तो आपको अपने देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा। अपने देश के जो मजदूर भाई हैं उनके रोजगार की आपको जो है चिंता करनी पड़ेगी। और ये जो राहत है कि हम फ्री में दे देंगे, 5 किलो राशन दे देंगे, 500 रुपए पेंशन दे देंगे, ये अस्थायी विकल्प हैं, ये स्थायी विकल्प नहीं है। और आपको गरीबी जैसी समस्या का जो समाधान करना है तो स्थायी आपको कुछ रास्ते निकालने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दिशा में सरकार जो है असफल साबित हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मनिर्भर बिल्कुल बनिए, लेकिन हमारा देश पिछले 70-80 सालों में आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन सका, इसका भी जवाब सरकारों को देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप स्वदेशी की बात करते हैं तो स्वदेशी मूवमेंट हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले हमारे ही देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने चलाया था, और वो बहुत सफल भी हुआ था। तो इस तरह का मूवमेंट हमारे देश के सरकार के लोग क्यों नहीं चला सकते, या हमारे देश के नागरिक क्यों नहीं चला सकते हैं? स्वदेशी मूवमेंट चलाइए, स्वदेशी अपनाइए, आप खादी पहनिए, तब तो आप लेवाइस का जीन्स पहनेंगे,
और इसके बाद फिर कहेंगे कि कागजों पर कि हमने जो है स्वदेशी बढ़ाने के लिए एक बड़ी बातें की हैं। तो मुझे लगता है कि स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे देश की सरकार कितनी योजनाओं को मजबूती से जमीनी स्तर पर लागू कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। जाते जाते एक आखिरी सवाल यही है सर कि जहां एक तरफ सरकार लोगों की मदद करने की बात करती है, कई सामाजिक संगठनों को आगे आने के लिए कहती है, मगर वहीं पर अगर देखा जाए तो अगर सरकार ये चाहती तो उसके एमपी एमएलए जमीनी हकीकत पर उतरकर उन तमाम क्षेत्रों में जिस सड़क से गुजरकर मजदूर जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में लोग भूखे मर रहे हैं, वहां पर अगर जमीनी स्तर पर मदद पहुंचाती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। तो क्या सरकार यहाँ पे दोहरी नीति अपना रही है? ये बहुत अच्छी बात आपने कही है और इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारे देश का कोई भी पार्टी हो, हमारे देश की कोई भी राजनेता हो, वो कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, लखपति तो है ही, बाकी करोड़पति राजनेताओं की तो बहुत संख्या है, आप जानते ही होंगे। तो हमारे देश के राजनेता आर्थिक स्तर पर इतने अधिक मजबूत हैं कि यदि वो आगे बढ़कर सामने आए तो मुझे लगता है कि मजदूरों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे देश में जहाँ जहाँ भी पैदल मजदूर भाई चल रहे हैं तो वो किसी न किसी इलाके में तो आता ही है, और उस इलाके में कोई ना कोई तो एमपी या एमएलए होगा ही, किसी न किसी पार्टी का होगा, तो वो खुद निकलकर सामने क्यों नहीं आ रहा? आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांव गोद लेने की एक परंपरा की शुरुआत की थी और सारे राजनेताओं से कहा था, स्पेशली जो एमएलए थे, एमपीज थे, कि वो अपने जो है इलाके के 5 गांवों को गोद लें और उनका विकास करें। मुझे लगता है मीडिया को इस बारे में सामने आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि देखिए, इन नेताओं ने इन 5 गांवों को गोद में लिया था और वहाँ की स्थिति क्या है। गर्मियों का मौसम आ चुका है, आज भी कई ऐसे गांव हैं जो कि तथाकथित गोद लिए गए गांव हैं, वहां पर पानी की पीने की भीषण समस्या है, वहां के हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा है, नलकूप सूख गए हैं। तो कुल मिलाकर के सरकारों के साथ साथ इस देश के राजनेताओं को भी आगे आना चाहिए और मजदूरों को बचाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन सवाल वही है कि राजनेता कहते बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और करते क्या हैं, ये आप सबको पता ही है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, लोगों की समस्या को समझने के लिए और उसके बारे में चर्चा करने के लिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आज। तो ये थे हमारे साथ अरुणेश द्विवेदी सर, जिन्होंने बताया कि सरकार की जो योजना है 20 लाख करोड़ की पैकेजिंग जो है, ये वाकई में अपने आप में काबिले तारीफ है। अगर ये जमीनी स्तर पे उतर जाती है तो शायद समाज के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है, अगर ये भ्रष्टाचार के भेंट न चढ़े तो। पर सवाल वही है कि जमीनी स्तर पर ये कितना कारगर साबित होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बुलेट न्यूज। बुलेट न्यूज की खास कार्यक्रम संवाद हम यूं ही लेकर आते रहेंगे हर सोमवार को, और जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए बुलेट न्यूज। धन्यवाद।